हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किंजल और राज की शादी बहुत धूमधाम से होती है, जिसके बाद फोटोग्राफर उनकी फोटो क्लिक कर रहा होता है कि तभी हाथ में रसगुल्ले का बाउल लिए किंजल का देवर प्रेम आता है और बोलता है, बस बहुत फोटो क्लिक करवा ली भाई आपने। भाभी के साथ मुझे भी पिक क्लिक करवानी है, पर उससे पहले भाई आप भाभी को ये खिलाओ, वरना मैं खिला दूंगा। आप दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरे भाई तू ही अपने हाथ से दोनों को खिला दे, जब इतने प्यार से लाया है। आइडिया तो अच्छा है भैया। भाभी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं खिलाऊं? मैं आपका प्यारा देवर हूँ। नहीं देवर जी। किंजल की बात सुनकर प्रेम उसे और अपने भाई को रसगुल्ले खिला देता है और फोटोग्राफर को बोलकर उन दोनों के साथ फोटो क्लिक करवाता है। शादी बहुत धूमधाम से होने के बाद किंजल का बहुत शानदार तरीके से गृह प्रवेश किया जाता है। किंजल अपने शुभ कदम घर के अंदर रखती है, तभी उसकी सास विमला बोलती है, किंजल बहू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि अब तुम इस परिवार में आ गई हो तो इस परिवार की भागदौड़ को तुम अच्छे से संभाल लोगी, सबका पूरा ख्याल रखोगी और इस शैतान को तो तुम्हें ही संभालना है और सीधा भी करना है। बहुत परेशान करता है ये। माँ मैं शैतान कहाँ हूँ, कितना प्यारा सा हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं करता मैं भाभी। माँ बस ऐसे ही आपको कह रही हैं। अच्छा अभी बताऊं? माँ दर्द हो रहा है, नहीं करूँगा शैतानी। बस भाभी माँ को बोलो ना, कान छोड़ देंगी, मेरा दुख रहा है। माँ जी छोड़ दीजिए ना, देवर जी को दर्द हो रहा है। मैं पूरे परिवार और देवर जी का बहुत ख्याल रखूंगी, ये मेरा आपसे वादा है माँ जी। बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे बस सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। अरे माँ देखो तो, प्रेम की भाभी ने अभी से अपने देवर की वकालत करना शुरू कर दी। देखा। जाओ तुम सब जाकर आराम कर लो, थक गए होगे। जी माँ। राज और किंजल अपने कमरे में जाते ही हैं कि प्रेम उनका दरवाजा रोककर खड़ा हो जाता है और बोलता है, ना भैया भाभी, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, पहले आपको मेरी एक विश पूरी करनी पड़ेगी। अरे पर दरवाजे पर तो ननंद रोकती है, तू क्यों रोक रहा है? अब भाई हमारी कोई बहन तो है नहीं, इसीलिए थोड़ा देर के लिए ननंद वाली रस्म मैं कर रहा हूँ। चलिए मेरी डिमांड पूरी करिए, वरना सारी रात आपको भाभी के साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। बोल क्या डिमांड है? आपसे नहीं, भाभी से है। मुझसे देवर जी? जी भाभी, और मेरी डिमांड है कि कल मैं मॉर्निंग में आपके हाथ का बना अपना फेवरेट खाना खाऊंगा। अब चाहे वो मीठा हो या नमकीन, सब आपको मेरी पसंद का बनाना पड़ेगा। पर मीठा तो माँ जी के कहने से बनाना पड़ेगा ना? नहीं भाभी, आपको मेरी पसंद का ही बनाना पड़ेगा, वरना अंदर जाने नहीं दूंगा। ठीक है देवर जी, कल सुबह आपको अपने मनपसंद खाने की चीजें मिलेंगी। ओ मैडम, शादी आपने मुझसे की है, डिमांडें और वकालत आप अपने देवर की कर रही हैं। दिस इज नॉट फेयर किंजल मैडम। थैंक यू भाभी, आप बहुत स्वीट हैं। ये बोलकर वो उन दोनों को अंदर जाने देता है, जिसके बाद दोनों कुछ देर बात करके सो जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन जब विमला खाने की टेबल पर आती है तो देखती है कि उसकी बहू ने पहले से ही सब बना लिया है। तभी वो उसे बोलती है, अरे बहू, तूने पूछा नहीं और ये सारा खाना तो मुझे प्रेम की पसंद का लग रहा है। ये गाजर का हलवा, छोले भटूरे, दाल मखनी, ये सब उसकी पसंद का है। वो माँ जी प्रेम की डिमांड थी, उन्हें अपनी पसंद का खाना खाना था। चल ठीक है। तभी खाने की खुशबू सूंघते हुए प्रेम आता है और टेबल पर खाने को देखकर बोलता है, वाह भाभी ने सारा स्पेशली मेरे लिए बनाया है। वाह भाभी, आप तो बहुत अच्छी हैं। भाभी मुझे तो भूख लग रही है, मैं खा लूं क्या? अरे अपने भाई को तो आने दे। थोड़ी ही देर में राज भी आता है। सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और किंजल के बनाए हुए खाने की तारीफ करते हैं। प्रेम भी बहुत खुशी से बोलता है, वाह भाभी, आपके बनाए हुए खाने की एक एक बाइट इतनी टेस्टी है कि क्या बताऊं, मन कर रहा है आपके हाथ ही चूम लूं। देख तो कैसे कर रहा है। अरे भाभी से कोई ऐसे बोलता है? कोई बात नहीं माँ जी। मैं तो कह रही हूँ अगला नंबर इसी का लगा दो शादी का। बीवी आएगी तो इसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। नहीं भाभी, माँ को समझाइए ना, मुझे भी कोई शादी नहीं करनी, और करूँगा तो लव मैरिज, वरना नहीं करूँगा। माँ जी, देवर जी को थोड़ा टाइम दे दीजिए। ठीक है, इसे टाइम दे रही हूँ, साथ ही अब तेरी जिम्मेदारी है इस नालायक की शादी कराना। इसलिए कोई अपने जैसे ही लगभग तेरी ही परछाई जैसी एक लड़की ढूंढी हो प्रेम की शादी के लिए। ठीक है माँ जी, मैं आपको वचन देती हूँ कि देवर जी के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। वक्त बीतता जाता है। देवर भाभी
एक दूसरे से बहुत बातें किया करते, साथ में गेम्स खेलते और एक दूसरे की काफी हद तक नापसंद पसंद जाना करते। ऐसे ही एक दिन किंजल के घर पर उसकी फ्रेंड शोभा आती है, जो उसकी बेहद पक्की दोस्त थी और हरकतों में, नखरों में, नेचर में बिल्कुल किंजल की तरह थी। दोनों एक दूसरे के गले लगती है और किंजल बोलती है, अरे तू अचानक कैसे? तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने आ गई। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। कितना मजा करते थे ना हम कॉलेज में। सब लोग हमें देखकर यही बोलते थे कि हम दोनों एक जैसी हैं। और पता है, तू नहीं आती थी तो सब मुझसे पूछते थे कि तू क्यों नहीं आई। और जब मैं नहीं आती थी तो सब तुझसे पूछते थे। दोनों बातें करते ही हैं कि तभी एक फुटबॉल लुढ़कते हुए शोभा के पास आती है और तभी प्रेम बोलता है, भाभी जरा बॉल पास करना। अरे भाभी ये कौन है? अरे प्रेम, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हमेशा मैं इसके साथ रहती थी, हर टाइम। ओह काफी सुंदर है। वैसे नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम शोभा है। शोभा, ये मेरा देवर है प्रेम। बहुत ही चुलबुले हैं, तेरे जीजू से ज्यादा तो ये मुझे हंसाते हैं। अच्छा जी। भाभी आप कहो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड को भी खुश कर दूं, मेरा मतलब हंसा दूं। हाँ हाँ जरूर। अर्ज क्या है, पूनम की रात में चांद बदल जाता है। पूनम की रात में चांद बदल जाता है। वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है। फिर सोचता हूँ कि आपको तंग ना करूँ, पर सोचते सोचते प्लान बदल जाता है। दोनों उसकी कॉमेडी वाली शायरी सुनकर बहुत जोर से हंस पड़ते हैं। कितनी वाहियत शायरी थी यार। शायरी कम जोक ज्यादा था। मैंने कहा था ना, मेरा देवर बहुत मजाकिया है। अच्छा है, अच्छा है। किंजल उसके लिए कुछ बना कर लाती है। तब तक शोभा और प्रेम एक दूसरे से थोड़ी बातें करके हंसते हैं। जैसे ही वो उनके पास ट्रे में स्नैक्स लेकर आती है तो उन्हें यूं हंसता हुआ देखकर वो बोलती है, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। माँ जी को जो वचन दिया है वो शोभा ही पूरा कर सकती है, क्योंकि ये बहुत मेरी तरह है और कॉलेज में भी सभी से मेरी ही परछाई कहते थे। क्यों ना इन दोनों की बात चलाऊं, पर इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। किंजल उन्हें स्नैक सर्व करती है। कुछ देर बाद शोभा जब जा रही होती है तो वो हल्का सा धक्का शोभा को देती है, जिससे वो गिरती है और प्रेम उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। किंजल बहाने से प्रेम को शोभा को घर तक ड्रॉप करवाने को कहती है। फिर प्रेम उसे अपनी बाइक से ड्रॉप कर देता है। वक्त बीतता है। शोभा और प्रेम काफी मिलने जुलने लगते हैं, जिस वजह से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये बात प्रेम अपनी भाभी को बता देता है और इस खुशखबरी को सुनकर किंजल बोलती है, आखिर मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा और शादी तक बात आ ही गई। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है देवर जी। अब तो मैं आपकी शादी में बहुत नाचूंगी और गाना गाऊंगी। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। भाभी मुझे शर्म आ रही है। हाँ, अब तो शोभा मैडम भी शर्माएंगी। मैं उसकी जेठानी जो बनूंगी और हुक्म भी चलाऊंगी। अगले ही पल किंजल विमला से बोलती है, माँ जी, मैंने अपने देवर के लिए उसकी पसंद ढूंढ ली है, जो इस घर को संभाल कर भी रखेगी। साथ ही वो बिल्कुल ऐसी है जैसी आपने और देवर जी ने चाही थी, मेरी परछाई। सच में बहू? अरे तूने मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। बहू, उससे अब मिलवा भी दे। किंजल इतना बोलकर अगले दिन ही शोभा को अपनी सास से मिलवा देती है। साथ ही सरप्राइज एंगेजमेंट रखकर दोनों की रिंग सेरेमनी भी करवा देती है। कुछ दिन बाद अच्छा मुहूर्त निकलवाकर दोनों की शादी होती है और तभी किंजल शोभा की तरफ से अपने देवर से पंगे लेने की सोचती है। शादी में उसे बैठने के लिए वो स्पेशल सीट पर ले जाती है, जहां बहुत सारे पापड़ चादर के नीचे बिछे होते हैं और वो बोलती है, देवर जी बैठिए ना यहाँ, आप वेट करिए जब तक मैं आपकी दुल्हन को लेकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है भाभी, जल्दी ले आइए, वेट नहीं हो रहा मुझसे। प्रेम प्यार से इतना बोलकर वहाँ बैठता ही है कि जोर से पापड़ टूटने की आवाज होती है और सबके सामने उसका पोपट बन जाता है और सब हंसने लगते हैं। क्यों देवर जी, मजा आया ना? भाभी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्यारे देवर जी, आप ये मत भूलिए कि एक भाभी अपने देवर को बहुत प्यार करती है तो उससे पंगे लेना भी जानती है। और ये छेड़खानी मैंने इसलिए की क्योंकि मैं शोभा की तरफ से हूँ, तो साली वाली हरकतें करना तो बनता है ना। सही जा रही हो किंजल। ऐसे ही कुछ देर बाद
दोनों की फोटो क्लिक होती है। सब एक साथ खाना खाते हैं। कुछ देर बाद किंजल अपनी दोस्त का देवरानी के रूप में गृह प्रवेश करवाती है और उसके हाथ हल्दी में पीले करके दीवार पर छाप लगवाती है। शोभा और प्रेम अपने कमरे में जाने ही लगते हैं कि तभी उसके भैया भाभी वहाँ दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और तभी किंजल बोलती है, अरे अरे देवर जी, कहाँ चल दिए? पहले मेरी शर्तें तो पूरी कीजिए, तभी अंदर जाने दूंगी। क्यों, कुछ याद आया देवर जी? क्या भाभी, आज छोड़ दो, कल आना आप। ऐसे कैसे? मेरी डिमांड पूरी कीजिए, तभी आपको अंदर जाने दूंगी, वरना पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा बताइए, क्या डिमांड है आपकी? आप मुझसे बदला ले रही है ना अपनी शादी का? नहीं, मैं तो द्वार छिकाई की रस्म कर रही हूँ, भाभी ही तो करती है। आज तो भाभी मेरी अच्छे से लेकर ही रहेंगी। ठीक है भाभी, बताइए क्या डिमांड है? हाँ देवर जी, मैं आपको तभी जाने दूंगी जब आज रात के लिए आप मेरी फ्रेंड, मेरी देवरानी को मेरे साथ सोने देंगे। भाभी, ये कैसा मजाक है? आप मजे ले रही हैं ना? चलिए अब अंदर जाने दीजिए। मैंने तो आप दोनों को इतना तंग नहीं किया था। नहीं नहीं, पहले मेरी डिमांड पूरी करो। भाभी, आज रात ऐसे मत कीजिए। आप जानती है ना कितने टाइम बाद आज हम दोनों साथ रहेंगे। प्लीज भाभी, प्लीज जाने दीजिए ना। अच्छा किंजल, बस अब इन दोनों को जाने भी दो, बेचारे थक गए होंगे। मैं तो मजाक कर रही थी देवर जी, आपका तो रोने जैसा मुंह बन गया। ले जाइए अपनी दुल्हन को अपने साथ। थैंक्स भाभी। अपनी भाभी के गले लगकर वो शोभा को जल्दी से कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। इस तरह किंजल अपने देवर की शादी को बड़े धूमधाम से करवाती है, जिसके बाद सब लोग घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सिमरन एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक और पेशेवर मुजरिम थी। वो अपने भाई सूरज के साथ मिलकर लड़कों से झूठ मूठ की शादी कर रात को सारे घर वालों को मारकर सारे पैसे और जेवर लेकर भाग जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों अपने नए शिकार राहुल और उसके घर वालों से रिश्ते की बात करने चाहते हैं। जी, मेरा नाम है सूरज और ये है मेरी बहन सिमरन। जी नमस्ते। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है। लड़की तो हमें काफी पसंद आई। तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? जी हाँ बेटा जी, बिल्कुल। सब लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी की सारी रस्मों के बाद रात को जब राहुल अपने कमरे में जाता है तो देखता है सिमरन घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी है। वो जैसे ही उसका घूंघट उठाता है, सिमरन उस पर चाकू से वार कर देती है। सिमरन, ये क्या किया तुमने? राहुल वहीं अपना दम तोड़ देता है। सिमरन तुरंत उठ सारे गहने और पैसे इकट्ठा कर बैग भरकर रस्सी बांधकर खिड़की से नीचे उतर जाती है, जहां उसका भाई उसका इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों कार में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। और मेरी प्यारी बहन, बता कितना माल हाथ लगा है आज? अरे भाई, आज तो पूरे 50 लाख का माल हाथ लगा है। शाबाश मेरी शेरनी। वो दोनों एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर सीधा दिल्ली आ जाते हैं। वहीं राहुल के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो लोग पुलिस को FIR लिखाते हैं। पुलिस के साथ इंस्पेक्टर रणविजय सिंह भी तहकीकात करने उनके घर आता है, जो कि सूरज और सिमरन को पिछले 4 साल से ढूंढ रहे होते हैं। वो जाकर कृपाल और दर्शना से बात करते हैं। जी, मेरा नाम रणविजय है। मैं आपसे केस के सिलसिले में बात करने आया हूँ। जी कहिए, क्या बात करनी है सर आपको मुझसे? क्या ये थी वो लड़की? जी सर, यही है वो लड़की। ये लड़की तो आप जैसे कई परिवारों की जिंदगी तबाह कर चुकी है और इसका भाई सूरज भी इसका साथ देता है। ये बात बोलकर रणविजय वहाँ से चला जाता है। वो सिमरन और सूरज को हर जगह तलाश करता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। वो दोनों अपने अगले शिकार को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें आरव नाम के एक लड़के का रिश्ता मिलता है। वो दोनों उससे और उसके माँ बाप संगीता और विजय से नाम बदलकर मिलने जाते हैं। जी नमस्ते। जी, मेरा नाम है किशोर और ये है मेरी बहन शिवानी। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। किशोर पुत्र, तेरी बहन तो बड़ी सोहनी है। ओ सानू ता कुड़ी बहुत पसंद आ।
आरा पुत्र तेनू किਵੇਂ लगी? जी मैं क्या कहूँ, जैसे आपको सही लगे। इस तरह आरव और सिमरन की मंगनी तय हो जाती है, पर शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकलता है, जिसके चलते सिमरन और सूरज को आरव के साथ उसके घर पर रहते हैं। इसी बीच सिमरन को आरव से प्यार हो जाता है। शादी का दिन आ जाता है, तभी सूरज अपनी बहन से मिलने उसके पास जाता है। मेरी प्यारी बहना, तैयार है ना अपना आखिरी दाव खेलने के लिए? आज रात सुहाग रात पर काम तमाम कर देना है दूल्हे का। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या कह रही है? पागल हो गई है क्या? नहीं, पागल तो मैं पहले थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आरव एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। सिमरन, तेरा दिमाग तो ठीक है? ये क्या बके जा रही है? भूल मत तू क्या है। मैं सब जानती हूँ भाई, लेकिन अब मैं ये सब और नहीं कर सकती। मुझे आरव के साथ अपनी जिंदगी बितानी है। मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी, फिर चाहे वो मुझसे शादी करे या ना करे, पर मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। अपनी बकवास बंद कर समझी, और चुपचाप जाकर शादी कर, और फिर सारा पैसा, सोना और जेवर मुझे ला कर दे। नहीं भाई, समझने की कोशिश करो आप। अपनी जुबान और दिमाग को थोड़ा कम चला, नहीं तो आज अभी के अभी तेरे आरव और उसके पूरे परिवार को टपका दूंगा। ये बात बोलकर सूरज वहाँ से चला जाता है। सिमरन तैयार होकर शादी के मंडप में जाती है। कुछ ही देर बाद विवाह संपन्न हो जाता है। आरव और शिवानी स्टेज पर खड़े होते हैं कि तभी इंस्पेक्टर रणविजय सिंह भी वहाँ आ जाता है। अरे रणविजय, आखिर तू आ ही गया मेरी शादी में। आ भाई आ। हाँ भाई, कैसे नहीं आता अपने बचपन के दोस्त की शादी में। चलो अच्छा किया भाई, इसी बहाने अपनी भाभी शिवानी से भी मिल ले। शिवानी, ये मेरे बचपन का दोस्त है रणविजय। रणविजय सिमरन को पहचान लेता है, लेकिन वो वहाँ कुछ नहीं कहता और चला जाता है। घर की सारी रस्मों के बाद आरव अपने कमरे में जाता है, जहाँ सिमरन उसका इंतजार कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय आरव के माता पिता को सिमरन की सारी सच्चाई बता देता है। आरव और सिमरन कमरे में बात कर ही रहे होते हैं। आरव, सुनिए ना, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बस आज कोई बात नहीं करनी, आज बस हमें फील करना है एक दूसरे की भावनाओं को। सिमरन उसे अपनी सच्चाई बताने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आरव उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी अचानक सूरज अपने हाथों में चाकू लिए उसके कमरे में आता है और आरव पर पीछे से वार करने की कोशिश करता है, पर सिमरन आरव को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और चाकू उसे लग जाता है। तभी सब लोग वहाँ आ जाते हैं। शिवानी, क्या हुआ तुम्हें? किशोर भैया, ये आपने क्या किया? क्यों मारा मेरी शिवानी को? मेरे साथ यही होना था आरव, मैंने कहा था ना, एक बार मेरी बात सुन लो। हाय पुत्र, मर जान दे इस कलमुहीनु, तू इसकी सच्चाई नहीं जानता। ए नागिन, ए नागिन। माँ, ये सब क्या बोल रही हो आप? शिवानी मेरी बीवी है। मैं बताता हूँ, दरअसल ये लड़की शिवानी नहीं सिमरन है। ये और इसका भाई मिलकर शरीफ घर के लड़कों को फंसाकर उससे शादी करते हैं, फिर उन्हें मारकर सारा पैसा लूटकर भाग जाते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। शिवानी, बोल दो इन सबको, ये झूठ है। झूठ है ना शिवानी? नहीं, रणविजय जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। मैं यहाँ इसी मकसद से आई थी, पर तुम्हारे साथ वक्त बिताकर पता चला कि मैं आज तक कितना गलत कर रही थी। मुझे माफ कर देना आरव, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों शिवानी, तुमने ऐसा क्यों किया? शायद यही मेरी सजा है। जब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ और सच्चा प्यार मिला, तो जिंदगी मेरा साथ छोड़ रही है। मुझे माफ कर देना आरव, आई लव यू। सिमरन आरव की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। रणविजय सूरज को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। आरव भी सिमरन को भुलाकर
अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।